जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है और आप सभी का जो है मैथ का सेशन काफ़ी दिन से छूट गया है, तो मैथ का भी लाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उसका तो पता ही है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपना स्कोर जो है कमेंट में बताते हैं। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उसको बताते हैं, यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो जरूर से लगाइएगा। नियम ये है कि आपको कॉपी में लेकर के बैठ जाना है और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है और टोटली 25 में से कितना आपका जो है क्वेश्चन सही हो रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी कि हिंदी का सेशन है तो आपका टोटली 25 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। सेशन को अभी से लाइक वगैरह जो करना है आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, तो भाई बूढ़ा का पूछा गया, यानी इससे थोड़ा सा अंदर जाके आप डीप में जाकर के आपको बताना है बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, देखिए बूढ़ापन नहीं लगाइएगा, बुढ़ापा होगा, बूढ़ापन नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए ये दोनों शब्द, एक में हर्षुकर लगा है, एक में द्रुघौकर लगा है, लेकिन दोनों गलत है। बूढ़ा का होगा बुढ़ापा भाववाचक रूप। ठीक है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द का चयन करना है आपको, यानी कि ये है क्या, आपको वर्तनी का ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द जो है वो सही तरीके से लिखा हुआ है। तो बिल्कुल कहिएगा सर यहाँ पर बी सही है, ऐतिहासिक ये सही लिखा हुआ है। देखिए ये भी ऐतिहासिक है लेकिन इसमें ए लिखा हुआ है और इसमें अय लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो ये अय होगा, अय वाला ध्यान रखिएगा। ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन सा शब्द जो है कि समास का विपरीतार्थक है। समास का, तो कहिएगा सर समास का हम लोग पढ़े, समास विग्रह होता है। समास माने होता है दो शब्दों का जुड़ना और विग्रह हो गया माने दो शब्दों का टूटना। तो देखिए आप विग्रह नहीं लगाइएगा, यदि ऑप्शन में आपको यहाँ पर जब व्यास दिख रहा हो तो, यानी समास का उल्टा विग्रह भी होता है लेकिन सटीक विपरीतार्थक यदि पूछा जाए तो व्यास होता है। ठीक है, यानी दो शब्दों का टूटना अलग होना व्यास कहलाता है। समास विग्रह भी होता है, हम एक बार फिर से बोलते हैं विग्रह भी होता है। यदि ऑप्शन में व्यास आपको ना दिया हो तब आप विग्रह पे लगाइएगा। ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं, है ना, जरूर से ध्यान रखिएगा। व्यास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ना कि विग्रह। और विच्छेद ये किसके लिए होता है, तो संधि के लिए होता है ना, संधि के लिए विच्छेद, या संधि का उल्टा विच्छेद होगा और विच्छेद का उल्टा संधि होगा, ये तो संधि विच्छेद के लिए हो जाएगा। लेकिन समास के लिए व्यास लगाना है आपको। ठीक है, और यदि व्यास ऑप्शन में ना हो तब आप विग्रह लगाइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ये होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए। अप्रमेय, तो बिल्कुल मेरे भाई ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रमेय। प्रमेय मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब प्रमाण, प्रमेय माने प्रमाण। तो अप्रमेय मतलब हो गया जो प्रमाण के बिना सिद्ध ना हो सके उसको हम अप्रमेय बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगाओ, यहाँ पर कौन सा कारक है। तो ध्यान रखिएगा अरे गुलाबों, ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें, कहिएगा सर संबोधन कारक में, यानी संबोध कर रहा है, संबोधन कर रहा है कि अरे गुलाबों झाड़ू ठीक से लगाओ, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी लगाइएगा। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह संबोधन कारक में ही होता है यूज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जैसे हे राम रहेगा ना, हे राम, और उसके बाद भी ये जो है इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह यूज होता है। तो वहाँ पर आपको संबोधन कारक ही लगाना है, हे राम, यानी राम को संबोधन करते हुए करा हे राम। उसी तरह अरे गुलाबों, समझ रहे हैं, तो संबोधन कारक होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है, सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। देखिए कह रहा है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले क्या है, बताइए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल मेरे भाई पहले का मतलब यहाँ पर हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है, कहिएगा सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण दिखा रहा है। मतलब काल माने हो रहा है समय, ये समय को दिखा रहा है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो ये पहले क्या है, तो पहले समय को दिखा रहा है, ना कि स्थान को दिखा रहा है, ना ही किसी रीति को दिखा रहा है, ना ही कोई परिमाण को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है। और समय को हम काल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि डिफिडेंट का हिंदी रूप क्या हो जाएगा। तो भाई इसका हिंदी रूप होता है प्रतिवादी, या अभियुक्त भी बोलते हैं इसको। प्रतिवादी कह लीजिए या फिर अभियुक्त कह लीजिए। मतलब किसी मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा हो तो उसको अभियुक्त या फिर प्रतिवादी कहा जाता है ना। तो इंग्लिश में उसको डिफिडेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अच्छा आपराधिक मामला को क्या बोलिएगा इंग्लिश में, आपराधिक मामला। तो बिल्कुल इसको बोलेंगे मेरे भाई क्या, तो कहिए सर क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस। ठीक है, यानी आपराधिक मामला। अच्छा गिरफ्तार व्यक्ति को क्या कहिएगा इंग्लिश में,
हाँ, अरेस्टेड पर्सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ARRESTED, अरेस्टेड पर्सन, PERSON, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि गरीबों पर जुल्म ना करें वाक्य में लुप्त विशेष्य क्या है। यानी आपको एक शब्द इसमें छुपा हुआ है, वही आपको ढूंढ करके निकालना है। एक शब्द और क्या होगा अंदर, गरीबों पर जुल्म ना करें, क्या बेसहारा होगा या निर्धन होगा या धनवान या आदमियों। तो कई सारे मेरे भाई लगाए होंगे बेसहारों या फिर निर्धनों, लेकिन गलत है मेरे भाई। देखिए आपको छुपा हुआ शब्द निकालना है, गरीबों पर जुल्म ना करिए। ये नहीं पूछ रहा कि गरीबों का अर्थ यहाँ पर आपको दूसरे शब्दों में बताना है कि हाँ भाई निर्धन या फिर बेसहारा। गरीबों का कहने का अर्थ है कि गरीब आदमियों पर जुल्म ना करें। अब कहने का मतलब समझे, यहाँ पर अगर आदमियों वाला ये वर्ड यदि यहाँ पर हम लगा दें तो ये लाइन और भी अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि लुप्त विशेष्य बताइए, छुपा हुआ शब्द उसमें और क्या है। तो गरीबों कहने का मतलब है कि गरीब आदमियों, समझ रहे हैं, गरीबों पर जुल्म ना करें मतलब गरीब आदमियों पर जुल्म ना करें, ये कहने का मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। समझ गए, लुप्त विशेष्य आपको ढूंढना था, यहाँ पर छुपा हुआ विशेष्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, उससे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछ रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पर शब्द यूज हुआ है उसे और जिसे, यानी यहाँ पर कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है, कहिएगा सर यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है। अच्छा संबंधवाचक सर्वनाम कैसे कैसे पकड़िएगा, जैसे उसे हो जाए, जिसे हो जाए, या फिर जो सो, इस प्रकार से मतलब मिलता जुलता शब्द आपको मिलेगा, जो सो, उसे, जिसे, या फिर वह जो। जैसे इसको वाक्य में यदि फिट करें तो वह यह काम नहीं करेगा जो जिसने ये कहा था, है ना, या फिर उसने, जिसने, ये भी शब्द भी बन सकता है, उसने, जिसने, समझ रहे ना। तो उस प्रकार के वाक्य में क्या लगाइएगा आप, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उसे क्या पता जिसे कभी कोई, तो ये शब्द से ही बन रहा है, समझ रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, बताइए। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी संप्रदान में क्या शब्द आता है, को या फिर के लिए। किस लाइन में दिख रहा है, कहिएगा सर के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, है ना, तो के लिए शब्द कहाँ पर यूज हुआ है, कहिएगा ऑप्शन ए में, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। अच्छा हाथ से घड़ी गिर गई, तो ये से क्या है, से दो में आता है, एक आपका करण कारक में, एक आता है अपादान में। तो करण कब होता है, जब अलगाव का बोध ना हो तब होता है करण, लेकिन अलगाव का बोध हो जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हाथ से घड़ी गिर गई, यानी कि हाथ से घड़ी का अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए क्या आएगा, कहिएगा सर यहाँ पर अपादान कारक का यूज हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पर अपादान कारक। अच्छा हिमालय से नदी निकलती है, तो नदी क्या हो रहा है, हिमालय से अलग हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपादान कारक हो रहा है। यहाँ पर भी जो से शब्द है ये कैसा कारक दिखाता है, अपादान कारक दिखाता है। अच्छा आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पर का क्या दिखाता है, माने संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है मेरे भाई, आसमान का नीले रंग से संबंध दिखा रहा है। तो का जो ये शब्द है ये क्या दिखाता है, कहिएगा सर संबंध कारक दिखाता है। और बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, संप्रदान कारक, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि किस क्रम में द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए। द्विगु समास, तो द्विगु समास किसको बोलते हैं, कहिएगा सर जहाँ पर गिनती की संख्या आता हो वहीं पर द्विगु होता है। तो किस ऑप्शन में, बिल्कुल ये जी था, चौराहा, मतलब कि चार गो रास्ता, उसी को चौराहा कहा जाता है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, काउंटिंग ऑप्शन डी में है। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी उपसर्ग कब यूज होता है, तो जहाँ पर किसी चीज़ का सामने या फिर पास या फिर किसी चीज़ का विशेष अर्थ प्रकट हो रहा हो वहीं पर आपको ये अभी उपसर्ग लगाना होता है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, अभी से मतलब क्या निकलता है, सामने, पास या फिर विशेष। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वाग वैभव, वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सटीक वाला बताना एकदम से। वाग वैभव का सही संधि विच्छेद, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाक जोड़ वैभव, वाग वैभव। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अच्छा पूछेगा कौन सा इसमें संधि है, तो ये तो बता चुके हैं आप सभी को, अब तो इजी हो गया होगा निकालना। जैसे यहाँ पर क में हलंत लगा हुआ है तो कहिएगा सर ये तो सर व्यंजन यहाँ पर है, और वैभव से यहाँ पर वो अभी क्या है, तो कहिएगा ये भी सर व्यंजन वर्ण है। तो क में हलंत लगा है तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो टोटली हम क्या बोलेंगे, ये व्यंजन वर्ण ही है। तो वाक वैभव, वाग वैभव में पूछ ले कि कौन सा ये आपका संधि है, तो कहिएगा सर व्यंजन संधि है, समझ गए। लेकिन पूछ रहे यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए सटीक वाला, तो ये वाक का जोड़ वैभव हो जाएगा। ठीक, दोनों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा ये है आपका अनुच्छेद वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, कहिएगा सर अनुच्छेद को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा है सर्वदयाल को अपने मामा की आंख की पुतली क्यों कहा गया। अच्छा ये जो है आपका यानी कि अनुच्छेद से ही है, तो आइए अनुच्छेद को पहले पढ़ते हैं।
देखिए कह रहा है कि यह उस ज़माने की बात है जब बीए की पढ़ाई का बहुत महत्व था और विरले ही ग्रेजुएट हो पाते थे। विरले माने बहुत मुश्किल से 2-4 ही ग्रेजुएट हो पाते थे। सर्वदयाल भी ग्रेजुएट होना चाहते थे, लेकिन माता पिता की इतनी हैसियत न थी कि कॉलेज का खर्च सह सकें। उनके मामा एक ऊंचे पद पर नियुक्त थे, उन्होंने खर्च देना स्वीकार किया, परंतु यह भी जोड़ दिया, देखो रुपया लहू बहाकर मिलता है ना, रुपया जो है वो लहू बहाकर मिलता है। मैं वृद्ध हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ, लाहौर जा रहे हो, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट न जाए, व्यसनों से बचकर डिग्री लेने का प्रयत्न करना, यानी प्रयत्न करो। यदि मुझे कोई ऐसा वैसा समाचार मिला तो हम खर्च देना बंद कर देंगे, यानी खर्च देना मैं बंद कर दूंगा। ठीक है। सर्वदयाल ने वृद्ध मामा की बात का पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उसको शिकायत का ही अवसर नहीं दिया, बल्कि है ना क्या कह रहा है, बल्कि उनकी आँख की पुतली भी बन गए। तो परिणाम यह हुआ कि मामा ने सर्वदयाल भांजे को अपने पहले से ज़्यादा रुपये भेजने शुरू कर दिए। इससे सर्वदयाल का उत्साह बढ़ा। पहले 7 रुपये का जुरा पहनता था, उसके बाद 5 आने का, है ना 7 पैसे का पहनता था, 5 आने का पहनने लगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि बताइए सर्वदयाल को अपने मामा की आँख की पुतली क्यों कहा गया। सबसे सटीक आंसर यहाँ पर बताना है आपको। आँख की पुतली क्यों कहा गया? सर्वदयाल ने मामा से निरंतर संपर्क बनाए रखा इसलिए, या सर्वदयाल मामा से विनम्रता से पेश आए, या सर्वदयाल ने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा। ये तो सारा सर गलत है ना। वो तो लाहौर पढ़ने जा रहा था, तो घर से बाहर कैसे कदम नहीं रखेगा, तो होगा ही नहीं। और सर्वदयाल ने मामा की बात मानते हुए कोई बुरी बात नहीं अपनाई। देखते ही पता चल रहा होगा, हाँ सर सबसे सटीक आंसर तो सर डी ही लग रहा है ना, कि बात भी उसका माना, सर्वदयाल ने अपने मामा की बात माना और कोई बुरी रास्ता वो नहीं अपनाया, है ना। तो सबसे सटीक ये ऑप्शन डी होगा। सर्वदयाल मामा से विनम्रता से पेश आए, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ वो कोई भी बुरी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया ना, कोई बुरी रास्ता वो नहीं अपनाया। तो सबसे सटीक यहाँ पर डी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। बताइए वाक्य में त्रुटियां कहाँ हैं, और त्रुटियों को सुधार के साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया, तो बताना है शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, ये तो सेम लग रहा है, वही लिख दिया गया है, ये तो होगा नहीं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। अच्छा, यहाँ पर फौज लिखा गया है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया, ये फौज तो होगा ही है ना, आज़ाद हिंद फौज होता है ना कि आज़ाद हिंद फौजी होता है। अच्छा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये नेतृत्व सही है ना। तो सबसे सटीक यहाँ पर डी निकल करके आ रहा है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ना निर्भय किया ना नियंत्रण किया। सटीक आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नेतृत्व किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। ये चारों मिलकर, अच्छा मिलकर यहाँ पर रखते हैं, ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते रहते हैं। कहिएगा सर ये तो ठीक है। अच्छा अगला देख लेते हैं। ये चारों अक्सर, देखिए चारों ऑप्शन को आपको खंगालना है, ऐसा नहीं कि एक को देख लीजिए और आंसर लगा दीजिए, जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। अब देखिए ये भी सही हो रहा है। अच्छा अगला देखिएगा। ये चारों जोड़कर टिप्पण करते हैं, ये नहीं होगा। और ये चारों एकत्रित आपस में, यानी सिर्फ ये शब्द लगाते हैं एकत्रित यहाँ पर, तो एकत्रित होकर होना चाहिए, सिर्फ एकत्रित लिखा है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर तो सर ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है। अब इन दोनों में से आपको सबसे सटीक वाला निकालना है। क्या कर रहा है, ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते रहते हैं, और उसके बाद कर रहा है चर्चा। अच्छा देखिए, किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले किसी भी चीज़ पर चर्चा करना, है ना, ये जरूरी होता है ना। तो देखिए अब इसी के आधार पर आपको आंसर लगाना है कि प्रयोग पहले किया जाएगा या पहले चर्चा करना जरूरी होता है। तो इसलिए सटीक आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, समझ बूझ लेते हैं, तब जाकर के उसका प्रयोग करते हैं। समझे। तो दोनों तो आपका यहाँ पर सही है, लेकिन किसी एक को ही तो चुनना होता है ना आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, क्योंकि सबसे पहले चर्चा होता है तब प्रयोग होता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोनों सही, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिया है तो किसी एक को ही चुनना है। अगला देखिएगा, रिक्त स्थान को भरें।
ये उसी प्रकार पूछ रहे मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों के डैश से बनती है, बताइए। संगीत से बनती है, जुड़ने से बनती है, मिश्रण से बनती है, समूह से बनती है। तो देखिए मंत्र को ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है कि मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनते हैं। तो डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए आपसे पूछ रहा कि कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है, बताइए। कूप मंडूक होना भाई इसका मतलब होता है क्या, कहिएगा सर, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी किसी व्यक्ति के पास अत्यंत सीमित ज्ञान है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कूप मंडूक होना। मतलब क्या कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। अच्छा, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव जो शब्द है इसका बहुवचन बताना है आपको। देव का बहुवचन क्या हो जाएगा, देव लोग, देवगण, देवजन या देववृंद। भाई देव का बहुवचन होता है क्या, देवगण होता है, ठीक है, देवगण, ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। देवजन लगाइएगा और लोग भी नहीं होगा, देवगण हो जाएगा, नहीं देवों का झुंड, देवों का गण, गण माने झुंड होता है, तो देवगण होगा, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्लियरेशन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। भाई बताना है, ये इंग्लिश है तो इसका हिंदी पूछ रहा है आपसे। डिक्लियरेशन का मतलब क्या होता है, कहिएगा। हाँ, यहाँ पर सबसे सटीक आंसर घोषणा हो जाएगा। डिक्लियरेशन मतलब घोषणा, समझ गए। अच्छा, तथ्य को इंग्लिश में क्या कहिएगा, तो भाई तथ्य को इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। आपको पूछेगा फैक्ट का हिंदी रूप क्या है, मतलब तथ्य। अच्छा, शर्त का क्या होता है इंग्लिश रूप, कहिएगा सर कंडीशन, CONDITION है ना, कंडीशन। तो पूछेगा कंडीशन का हिंदी रूप बताइए क्या होता है, तो भाई कंडीशन माने होता है शर्त, समझ गए। अच्छा, अदालत का इंग्लिश रूप क्या होगा, अदालत, हाँ कहिएगा सर COURT, कोर्ट माने होता है अदालत। तो पूछेगा कोर्ट का हिंदी रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा, अदालत। तो इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बताइए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, तो ये वाक्य से ही निकल के आ रहा है ना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण बोलेंगे, है ना। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अगला देखिएगा, बस कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं यहाँ पर आपका। कह रहा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, अनुप्रास सब वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, या ये होगा, या उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा, अतिशयोक्ति होगा, क्या होगा बताइए। तो भाई देखिए आपको ऑप्शन देखने के बाद लग रहा होगा सर यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा सबसे सटीक आंसर। क्यों मेरे भाई, कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार मतलब बहुत बड़ी नदी थी, और घोड़ा कैसे उतरे पार मतलब घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, ये कह रहा है। अब जो राणा है उसने जैसे ही इस तब तक जब तक इस पार वो देखता है तब तक देखता है कि चेतक उसके घोड़े का नाम था, राणा के घोड़े का नाम था चेतक, की हिस्ट्री से लिया गया है। तो तब तक चेतक था उस पार, तो तब तक देखता है कि चेतक उस पार चला गया है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, जब तक वो इस पार देखता है तब तक चेतक देखता है उस पार चला गया, ये पॉसिबल है नहीं, है ना पॉसिबल। तो जो शब्द बढ़ा चढ़ा करके जाहिर किया जा रहा हो, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को ही अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ना, सटीक आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, देखिए कर्मवाच्य में कब आता है, कहिएगा सर आप बताए थे एक शब्द द्वारा आता है इसमें, है ना, द्वारा। तो देखिए द्वारा कहाँ पर मिल रहा है, कहिएगा इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो उसने भोजन कर लिया, उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, ये नहीं वाला तो होगा नहीं, चूंकि ये कह रहा है कि भोजन कर लिया। तो सटीक आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। उसने भोजन कर लिया मतलब उसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। अलंकार पूछ रहे हैं, कहिएगा हाँ सर एक शब्द तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी, तो सी से यहाँ पर सर उपमा अलंकार हो जाएगा। आप बताए थे जहाँ पर सा से सी आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन मेरे भाई उपमा अलंकार इसमें है नहीं। तो देखिए जब उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं है तो सबसे सटीक आंसर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। कहिए सर किस आधार पर कह रहे हैं, तो देखिए उषा मतलब हो रहा है सुबह, तो सुबह सुबह जो सूर्य का किरण पृथ्वी पे पड़ता है, सूर्य का किरण को ही यहाँ पर तीर बरसती कह रहा है ना। तो तीर बरसती से ही यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार निकल के आ रहा है। मतलब जैसे युद्ध लड़ाई वगैरह में देखिएगा कई सारे जो लड़ाई होता है तो उसमें तीर बरसाया जाता है, डायरेक्ट इस पार्टी से उस उधर विरोधी पार्टी पर, है ना, तीर बरसाया जाता है। तो ये एक तरह से इंसान के ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है, इस वाक्य के कहने का मतलब है। ये शब्द थोड़ा सा उठपटांग सा लगता होगा कि सर ये सारे क्वेश्चन अभी तक अच्छे कर रहे थे, अलंकार में सर इतना टेढ़ा क्यों होता है, तो मेरे भाई अलंकार हल्का सा टेढ़ा होता ही है, ठीक है, आपको इसी तरीके से इसको समझना होगा,
ठीक है। सा से सी शब्द से सीधा आप उपमा अलंकार लगा सकते थे, लेकिन जब नहीं है तो अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग जो है ना इधर उधर होता होगा। तो ध्यान रखिएगा, तीर बरसाना कहने का मतलब ये इंसान के ऊपर ही ये थोपा गया है, इसलिए आपको मानवीकरण अलंकार लगाना होता है यहाँ पर। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन को दिमाग से नहीं निकालना है, दिमाग में नहीं जा रहा तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, अब जरूरी नहीं तो यही वाला एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो नहीं जा रहा है दिमाग में तो ज़्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कह रहा है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइएगा। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। देखिए उसको तुक कहा जाता है। ये तुक है क्या, समझिए। जैसे कोई गाना वगैरह कुछ भी लिखा जाता है तो आप देखिए, जैसे एक शब्द आपको लेते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए लास्ट में क्या आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए इस प्रकार का शब्द आता है ना। तो आगर आगर, देखिए दोनों का एक तरह से एक शब्द निकल कर के आता है, आगर आगर, है ना। कोई भी सॉन्ग सुनिएगा तो उसके लास्ट में इस तरह से लय बैठाया जाता है ताकि गाना सुनने में अच्छा लगे, है ना। कोई भी गाना हो, भक्ति गाना कुछ भी हो, उसमें देखिए इस तरह से लय बनाया जाता है, तो उस लय को ही तुक कहा जाता है। इसी लय को, जैसे यहाँ पर जो आगर शब्द आ रहा है निकल करके, इसमें भी सागर इसमें उजागर, जो आगर आ रहा है वो लय बना रहा है, उसी को तुक कहा जाता है। वही ये कह रहा है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त तो स्वर व्यंजन की समानता को दिखाने वाला ये आगर जो शब्द होता है उसको तुक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए, याद रखिएगा। तो सेशन यहाँ पर एंड हो चुका है और आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा। या फिर यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन के रूप में भी शो हो रहा होगा ऊपर में, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा क्लास आपको दिख जाएगा। और PDF चाहते हैं तो फ्री में PDF भी मिल जाता है आप सभी को। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।